जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ग्रुप डी की 42 क्लासें हैं वो लगा ली है। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 9 सितंबर 2022 को जो पहले पारे में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने रेलवे ग्रुप डी की स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी, जिसमें आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। और एक हमने ग्रुप डी की कंप्लीट टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर प्रत्येक टेस्ट के अंदर है वो आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये जो टेस्ट रहेगा वो प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना भी क्या होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हवा में खुला छोड़ दिया जाता है। तो अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है Ca और ये होता है OH की ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे अपन क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। ये क्या होता है आपका? बुझा हुआ चूना है। और बुझा हुआ चूना है, इसको क्या करते हैं भी वातावरण में खुला छोड़ देते हैं हवा के अंदर। तो हवा में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। हवा के अंदर वातावरण में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा और ये क्या बना लेगा? तो ये बन जाएगा आपका CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा अभी CaCO3 और प्लस में H2O यानी जल। अब यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो कि बुझा हुआ चूना है उसको कार्बन डाइऑक्साइड यानी हवा में खुला छोड़ देंगे तो हवा के अंदर है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे क्रिया करेगा और क्या बन जाएगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं? संगमरमर बोलते हैं या फिर चूना बोलते हैं भी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CaCO3 एक नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी विच ऑफ द फॉलोइंग, इसके अंदर आपको बताना है भी जो एक्सटर्नली सिस्टम है ना ह्यूमन का, जो मनुष्य का, वो क्या क्या है ये आपको बताना है। उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या है। तो यहाँ पे 1 पेयर ऑफ किडनी, तो एक पेयर यानी एक जोड़ी है वो किडनी है। एक जोड़ी क्या है? किडनी है। 1 पेयर ऑफ यूरेटर यानी एक जोड़ी है वो मूत्रवाहिनियां है। एक जोड़ी क्या है? मूत्रवाहिनियां है। यानी किडनी से किडनी से मूत्र को मूत्राशय में ले जाने के लिए जो नलिकाएं लगी होती है उन्हें क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनियां बोलते हैं भी। तो एक जोड़ी अपने पास में किडनी होगी और एक जोड़ी मूत्रवाहिनियां हैं और सिंगल यूरेट्रा यानी एक अपने पास में क्या है? यूरेट्रा ब्लेडर। सिंगल अपने पास में क्या है? ब्लेडर है यानी मूत्राशय है, जहां पे मूत्र इकट्ठा होता है वहां पे उसको क्या बोलते हैं? यूरेट्रा ब्लेडर बोलते हैं यानी मूत्राशय बोलते हैं। और सिंगल ये हो जाएगा आपके पास में सिंगल यूरेथ्रा। सिंगल यूरेथ्रा है यानी एक मूत्र मार्ग हो जाएगा भाई। ठीक है, तो एक पेयर अपने पास में एक जोड़ी किडनी की है, एक जोड़ी मूत्र वाहिनियों की है और एक अपने पास में सिंगल है वो क्या है? मूत्राशय है और एक अपने पास में क्या है? मूत्र मार्ग है। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि एक नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव P और फोकस F के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा। अब यही कंडीशन होती है जिस कंडीशन के अंदर है वो अवतल दर्पण क्या बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है भी। ये इस प्रकार से आपका अवतल दर्पण है, ये मुख्य X है और ये आपका ध्रुव है। यहाँ पे क्या है? ध्रुव है, पोल बोलते हैं जिसको P से डिनोट करते हैं, ये आपका F है। अब वस्तु को कहां पे रखा गया है? तो वस्तु को ध्रुव और F के बीच में रखा जाता है भी। तब वो क्या बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है और वो दर्पण के पीछे बनाता है, दर्पण के पीछे बनाता है और वस्तु से क्या बनाता है? बड़ा बनाता है। तो यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब को हमेशा क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है भी। आभासी सीधा होता है तो आभासी उल्टा नहीं होगा, सीधा होगा और वास्तविक बनाएगा ही नहीं।
तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आभासी सीधा, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं भी, आपकी मैराथन क्लास लगाई गई है, जिसके अंदर है वो आपको लगभग 300 प्लस क्वेश्चन करवाए गए हैं। 6 घंटा की वो क्लास है, वो क्लास आप देख सकते हैं भी, और लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाकर के आप उस क्लास को देख सकते हैं। इट्स ओके। अब इसके अंदर देखो भी 13 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है भी, यहाँ पे जो आभूषण है, आभूषण का खराब होना, या फिर अपन बोल सकते हैं भी आभूषणों का धूमिल होना, किसका उदाहरण है। तो आभूषण होते हैं वो खराब या फिर धूमिल किस प्रकार कैसे होते हैं, तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण होते हैं भी, ऑक्सीकरण रिएक्शन के कारण होते हैं भी। कोई भी धातु है वो उसके ऊपर संक्षारण या फिर ये बोले भी कहने का मतलब भी जंग कैसे लगेगा भी, चांदी है वो काली हो जाती है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन के जब संपर्क में आते हैं ना, ऑक्सीजन या फिर बोले नमी के संपर्क में आते हैं, तो उसके अंदर है वो इस प्रकार की घटनाएं होती है, वो खराब होने लग जाते हैं। तो जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे तो ऑक्सीजन जुड़ेगी उसके साथ में, और ऑक्सीजन जब जुड़ेगी तो ऑक्सीजन जुड़ना कौन सी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जिसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, कौन सा परमाणु क्रमांक 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। अब 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन से संबंधित कौन सा हो जाएगा, तो यहां से अपन देखें तो पहला 6 नंबर उठा लेते हैं, परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 6 है, और इलेक्ट्रॉन 6 है तो पहले में पहले ऑर्बिट के अंदर है वो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और दूसरी कक्षा के अंदर है वो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन, यानी जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, तो जो बाहरी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही आपकी क्या होती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 संयोजकता, यहाँ पे बाहरी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 है, तो इसका मतलब आपका यही हो जाएगा। और 6 नंबर पे है वो कार्बन आता है भी, 6 नंबर परमाणु क्रमांक है वो कार्बन है, और कार्बन की संयोजकताएं कितनी होती है भी, 4 होती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना भी उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अलग प्रसारी विलयन में रखने पर उसके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है। अब इसके 3 पार्ट होते हैं भी, एक तो आपका ये अलग प्रसारी दे दिया आपको, एक इसमें होता है समप्रसारिक, एक क्या होता है, सम प्रसारी होता है, एक समप्रसारी होता है, और एक आपका होता है अति प्रसारी। एक क्या होता है, अति प्रासरी होता है, एक होता है आपका अति परासरी होता है। अब यहां पे अलग प्रसारी क्या होता है, अलग प्रसारी वह विलयन होता है, अलग प्रसारी वह विलयन होता है जिसकी सांद्रता कोशिका रस की तुलना में क्या होती है, कम होती है। यानी इसमें अलग प्रसारी विलयन में क्या होती है, सांद्रता कम होती है भी, इसमें सांद्रता कम होती है, और इसमें सांद्रता है वो बराबर होती है भी, इसमें सांद्रता है वो बराबर होती है, और इसमें सांद्रता है वो ज्यादा होती है भी, इसमें सांद्रता क्या होती है, ज्यादा होती है, और इसकी सांद्रता है वो कम होती है भी। अब सांद्रता का मतलब क्या समझ रहे हो आप, सांद्रता का मतलब समझो, यानी सांद्रता किसे कहते हैं, सांद्रता विलयन के अंदर विलय की मात्रा, विलयन के अंदर विलय की मात्रा, जैसे हमारे पास में क्या है, 50 लीटर अपने पास में क्या है, पानी है। अब 50 लीटर पानी है तो ये क्या है, अपने पास में विलयन है, और हमने उसके अंदर वो 1 केजी है वो हमने उसके अंदर क्या मिला दिया, विलय मिला दिया, यानी नमक मिला दिया। इसके अंदर हमने क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। अब इसमें नमक क्या है, नमक इसमें विलय है, ठीक है। और 50 लीटर अपने पास में, एक प्रकार से ये मान लो भी 50 लीटर है वो अपने पास में एक नमक घुला हुआ विलयन है, ठीक है। और इस विलयन के अंदर है वो, इस विलयन के अंदर हमारे पास में 1 केजी हमने नमक मिलाया था भी, और टोटल ये मिश्रण बन के हमारे पास में 50 लीटर हो गया, तो टोटल मिश्रण है वो क्या होगा, विलयन होगा। लेकिन हमने इसके अंदर 1 केजी नमक मिलाया था, और वो नमक क्या है, विलय हो जाएगा। तो सांद्रता क्या होती है, तो विलयन के अंदर विलय की मात्रा, विलयन के अंदर विलय की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, तो वो आपके पास में होती है सांद्रता। अब यहां पे मैंने आपको बोला है भी अलग प्रसारी विलयन में क्या होती है, सांद्रता कम होती है, सांद्रता कम होती है, तो इसका मतलब विलय, यानी जो विलय की जो मात्रा है वो कम है, इसके अंदर विलय की मात्रा कम है, तो इसका मतलब यहां पे ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर ओनली फॉर जल ज्यादा है इसके अंदर, और इसके अंदर है वो जल और जो आपका विलय है वो
बराबर मात्रा के अंदर है, और इसके अंदर है वो जल कम है, इसके अंदर है वो अलग प्रसारी विलयन के अंदर क्या है, जल कम है। अब कोशिका है हमारे पास में, ये मान लो भी एक कोशिका है, इस कोशिका को हमने क्या है अलग प्रसारी विलयन के अंदर रखा है। अलग प्रसारी विलयन का मतलब क्या हो गया भी, जिसके अंदर जल की मात्रा ज्यादा है और अदर जो आपके पास में अदर जो मटेरियल है उसकी मात्रा कम है, तो जल ज्यादा है। अब कोशिका को इसके अंदर रखा है तो इसका मतलब कोशिका के अंदर है वो जल कम है, कोशिका के अंदर है वो जल कम है, जल कम है तो जल भाई अलग प्रसारी विलयन में जल ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये कोशिका के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। ये जल है वो कोशिका के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण कोशिका है वो फूल जाएगी, और फूलने के बाद में कोशिका है वो फट सकती है। ठीक है, तो यहां पे अलग प्रसारी विलयन में जब कोई कोशिका रखी जाती है तो उसमें जल है वो अंदर जाएगा, क्योंकि बाहर वाले जल के अंदर है वो सांद्रता कम होती है। सांद्रता का मतलब हो गया विलयन के अंदर विलय की मात्रा है वो कम है, यहां पे विलय की मात्रा कम है, यहां पे विलय की मात्रा बराबर है, और यहां पे विलय की मात्रा ज्यादा है। अब इसके अंदर जब आप कोशिका को रखोगे समप्रसारिक के अंदर, तो कोशिका के अंदर न तो जो जल है वो बाहर जाएगा और न जल अंदर आएगा, क्योंकि दाब है वो दोनों में समान है। और अब अति प्रसारी है, इसके अंदर जब आप कोशिका को रखोगे तो यहां पे क्या है भी, यहां पे आपका विलयन के अंदर विलय की मात्रा ज्यादा है, विलय की मात्रा है वो अलग अति प्रसारी के अंदर जो विलय की मात्रा है वो ज्यादा है। विलय की मात्रा ज्यादा है तो यहाँ पे पानी कम है, और पानी कम है तो इसका मतलब कोशिका के अंदर पानी ज्यादा है, तो कोशिका वाला जो पानी है ना वो बाहर आ जाएगा भाई, कोशिका वाला जो पानी है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, जिसके कारण है वो कोशिका सिकुड़ जाएगी। कहने का मतलब ये है भी हमारे पास में एक क्या है नमक घुला हुआ पानी है। अब नमक घुला हुआ पानी है तो इसमें नमक अलग प्रसारी विलयन होता है ना, उसमें नमक कम होता है भी, उसमें नमक की मात्रा कम होती है। और समप्रसारी विलयन है, इसके अंदर क्या होता है भी, नमक और पानी की मात्रा वो समान होती है, नमक और पानी की मात्रा वो समान होती है। और अति प्रसारी विलयन में क्या होता है भी, नमक ज्यादा होता है, पानी की मात्रा कम होती है भी, नमक ज्यादा होता है और पानी की मात्रा है वो कम होती है, जिसके कारण पानी है वो कोशिका से बाहर निकलना शुरू हो जाता है भी, कोशिका से बाहर निकलना शुरू हो जाता है और कोशिका क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो यहां पे क्या होगा भी, अलग प्रसारी विलयन में रखने पर उसके आकार और आकृति में विस्तार होने लग जाता है। अब वो विस्तार किसके कारण होने लग जाता है, तो वो विस्तार है वो प्रासरण के कारण होने लग जाता है भी, ओस्मोसिस बोलते हैं इसको, प्रासरण के कारण है ये उच्च सांद्रता से ये है वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर है वो जाना शुरू कर देगा भी। यानी प्रासरण क्या होता है, प्रासरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करता है। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ये 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, विसरण के द्वारा है वो गैसों का आदान प्रदान होता है भी, विसरण के द्वारा है वो गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे हमने जो धूप लगाते हैं मंदिर के अंदर, तो उसकी खुशबू है वो पूरे मंदिर के अंदर हो जाती है, तो वो क्या है, विसरण के द्वारा होता है भी, यानी कम से ज्यादा की ओर, ज्यादा से कम की ओर जाना, ज्यादा से कम की ओर जाना हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, कोई प्रकाश किरण कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और एक अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है, तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब ये अपने पास में एक प्रिज्म है भी, हमने एक प्रिज्म बना लिया। अब यहां से तो ये क्या है, अंदर घुसती है, ये आपका A, B और C, AC जो आपकी स्लाइड है इससे तो अंदर जाती है, और ये आपके अपवर्तित किरण हो जाएगी, और AB से अंदर जाती है और AC से बाहर निकलती है, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पे इसने बोला भी पृष्ठ AB का अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होगा। अब यहां से अपने क्या है, नॉर्मल डाल दिया। अब ये क्या होता है, आपका आपतन कोण होता है, और ये क्या होता है, आपका अपवर्तित ये आपका क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। आपतित कोण जो आने वाली किरण के साथ में बनाता है। अब यहां पे ये क्या है, वायु में बना है, ये वायु में बना है, और ये आपका क्या है, कांच के अंदर बना है। तो यहां पे जब संघन विरल से संघन माध्यम में जाती है किरण, तो क्या है, अभिलंब की ओर झुकती है, और अभिलंब की ओर झुकेगी तो वहां पे कोण है वो कम बनेगा। तो ये बात है वो गलत है भी, यानी इसने बोला भी अपवर्तन कोण है वो आपतन कोण से अधिक होता है। तो अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक नहीं हो सकता, आपतन कोण है वो अपवर्तन से अधिक हो जाएगा भी। ये कोण है I, ये R से अधिक हो जाएगा भी। ठीक है, I कोण है वो R से अधिक होगा, लेकिन इसने बोला भी R कोण है वो I से अधिक है, तो ये बात गलत है। दूसरी देखो भी, पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण है वो आपतन कोण से कम होगा।
अब यहां पे हमने नॉर्मल डाला। अब ये जो स्लाइड है आपके पास में, ये जो आपका पृष्ठ है, इसके ऊपर ये आने वाली किरण है, तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा, आपतन कोण होगा। और ये जाने वाली किरण है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपका अपवर्तन कोण होगा। तो यहां पे इसने बोला भी अपवर्तन कोण है वो आपतन कोण से कम होगा। तो अपवर्तन कोण तो ये आपका कोण आर तो ये है, और ये आपका क्या है, ये आपका आपतन कोण है, यानी किरण यहां पे आ रही है इस पृष्ठ के ऊपर। तो इसके अंदर क्या है, अब ये वायु के अंदर आ गई, ये क्या है, वायु के अंदर आएगी, और वायु के अंदर आ गई, बाहर वाली जो किरण है ये वायु के अंदर आ गई, तो इसका मतलब निर्वात में आ गई। और निर्वात में जैसे ही आएगी तो प्रकाश की किरण की जो चाल है वो बढ़ जाएगी और वो अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब से दूर हटेगी तो ये जो कोण आपका वो ज्यादा होगा, यानी इसमें अपवर्तन कोण ज्यादा होगा। भी इसमें क्या होगा, अपवर्तन कोण है वो ज्यादा होगा और आपतन कोण कम होगा। लेकिन ये बोल रहा है भी अपवर्तन कोण है वो आपतन कोण से कम होता है, आपतन कोण से कम नहीं होगा। तो दोनों के दोनों है वो इसमें गलत है, भी दोनों के दोनों गलत है। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना है भी नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चूज करना है। तो यहाँ पे देखो, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। ब्लीचिंग पाउडर होता है आपका CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2 होता है, यानी जो भूजा हुआ चूना होता है, जो भूजा हुआ चूना होता है CaOH की ट्वाइस, अब इसके अंदर है वो क्लोरीनीकरण कर दिया जाता है, इसको क्लोरीन मिला दिया जाता है, तो ये क्या बनता है, CaOCl2 बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विरंजक चूर्ण बनेगा जो कि पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाता है, बिल्कुल सही बात है। और ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है वो कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है, तो ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है, तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब की दूरी पर बनेगा और क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो यहां से देखो भी, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और 6 सेंटीमीटर उसके सामने रखा गया है। तो फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर उसके सामने रखा गया, तो इसका मतलब कहां पे रखा गया है, इसका मतलब ये हो गया भी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा गया है। और जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा भी। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब तो नहीं बनेगा ही नहीं। अब कितनी दूरी के ऊपर बनेगा ये आपको बताना है, तो यहां से आप याद कर सकते हैं, दर्पण फॉर्मूला होता है 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस में 1/u, ये दर्पण फॉर्मूला आता है आपका। आपको ज्ञात क्या करना है, तो प्रतिबिंब की दूरी बतानी है आपको। तो प्रतिबिंब की दूरी बतानी है, तो इसका मतलब v ज्ञात करना है, तो u को दूसरी साइड में भेज दो, तो ये आपके पास मिल जाएगा 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f माइनस में 1/u। तो यहां से 1/v बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां पे अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, तो ये होता है आपके पास में 1/12, ये माइनस का होगा। और जो आपकी वस्तु रखी होगी वो दर्पण के सामने रखी होगी, और दर्पण के सामने की जो दूरी है वो क्या है भी, दर्पण के सामने की जो दूरी है वो आपकी बाईं साइड होती है, और बाईं साइड सारी की सारी दूरियां कैलकुलेट करते हैं नेगेटिव में। तो नेगेटिव पहले से फॉर्मूले के अंदर लगा हुआ है और नेगेटिव में मान लेंगे, तो इसका मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 12 एलसीएम आ गया, 12 एकम 12 माइनस का और 6 2 12, तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। मान किसका आया, ये 1/v का आया है। आपको चाहिए v का मान, तो v का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 है और प्लस का 2 है, माइनस का 1 और प्लस का 2 है, तो यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा, प्लस का 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 12/1। तो 12/1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 12। तो v का मान आपके पास में 12 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 12 सेंटीमीटर और आभासी, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, तत्वों की संख्या के संदर्भ में आवर्तों का सही क्रम आपको बताना है। अब तत्वों की संख्या के संदर्भ में आवर्तों का सही क्रम क्या है, पहले आवर्त है, आवर्त कितने अभी अपने आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर 7 है। इस प्रकार से जो क्षैतिज लाइनें होती है वो आवर्त को शो करती है, तो हमारे आवर्त सारणी के अंदर है वो 7 आवर्त है, 7 आवर्त है। अब पहला जो आवर्त है ना उसके अंदर है वो 2 ही तत्व है, अभी पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही तत्व है। दूसरा जो आवर्त है इसके अंदर कितने तत्व है, 8 है। और तीसरा जो आवर्त है इसके अंदर कितने तत्व है, 8 है। चौथा जो आवर्त है इसके अंदर कितने तत्व है, 18 है। पांचवा जो आवर्त है उसमें कितने हैं, 18 है। और छठा जो आवर्त है उसमें कितने हैं, 32 है। और सातवां जो आवर्त है उसमें कितने हैं, 32 है। ये चीजें आपको याद रखनी है, 2 8 8 18 18 32 32। तो यानी
पहले आवर्त के अंदर है, पहले आवर्त से दूसरे आवर्त के अंदर है वो ज्यादा तत्व है, तो इसका मतलब जिस और मुख खुला होगा वो ज्यादा को दर्शाएगा, तो दूसरे के अंदर ज्यादा है। और दूसरे और तीसरे के अंदर है वो बराबर है, दूसरे और तीसरे में देख लो भी बराबर है, यहाँ पे दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या वो बराबर है। और फिर इसने यहाँ पे क्या ये जिस और मुख खोला होगा, तो इसका मतलब तीसरे आवर्त से ज्यादा तत्व किसमें है, चौथे आवर्त में है, बिल्कुल सही है। और चौथा और पांचवा दोनों देख लो भी, दोनों में 18-18 तत्व आ रहे हैं, तो इसका चौथा और पांचवा आवर्त के अंदर वो तत्वों की संख्या बराबर है। और पांचवें आवर्त से क्या है ज्यादा किसमें है, छठे आवर्त के अंदर है। और देख लो छठे और सातवें आवर्त के अंदर है वो क्या है, 32 तत्व है। तो यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, पहला ही ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा क्या होती है, ये आपको बताना है। श्रेणी क्रम के अंदर है वो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा है, यानी जो आई है वो क्या होती है, सेम होती है, समान होती है भी, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वी है वो चेंज होता है, वी है वो चेंज होता है, वी है वो आपका चेंज होगा। लेकिन बात करते हैं समांतर क्रम की, समांतर क्रम में क्या होता है भी, तो समांतर क्रम में है वो आई आपकी क्या होती है, चेंज, आई है वो आपकी चेंज होती है भी, और वी है वो प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ये समांतर क्रम में है। श्रेणी क्रम में आपको पूछा है तो आई सेम रहेगा, वी चेंज होगा। तो यहाँ पे आई का पूछा है, तो आई है वो सभी प्रतिरोधों में क्या होगा, समान होगा, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल कैरिंग आउट द कंप्लीट डाइजेस्टिंग सिस्टम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो ऐसा यानी आपको बताना है भी जो आपका पाचन तंत्र का कौन सा एक ऐसा हिस्सा है जिसके अंदर है वो कंप्लीट यानी पूर्णतः पाचन होता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट यानी वसा का। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा का पूर्णतः पाचन है वो कहां पे होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर होता है, यानी छोटी जो छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत है, छोटी आंत के अंदर है वो पूर्णतः पाचन होता है, किस किस का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और वसा का। कंप्लीट जो पाचन होता है वो छोटी आंत के अंदर होता है भी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताने भी प्रत्येक 10 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। इसके बाद इस संयोजन को 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध के साथ 6 वोल्टेज की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई नई शक्ति आपको बतानी है कितनी है। देखो भी, पहले क्या है, 10 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में है तो ये इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। मैं डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूं। ये 10 ओम का एक प्रतिरोध है, ठीक है, और दूसरा इसके समांतर क्रम में है, तो ये इस प्रकार से होगा भी, समांतर क्रम में तो इसी प्रकार से जोड़ा जाता है। और उसके बाद में आगे इसने क्या बोला है, 10 ओम का एक प्रतिरोध है वो इसके श्रेणी क्रम में है भी, वो इसके क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो इस प्रकार से ये क्या है, इसके श्रेणी क्रम में है। और यहां से बैटरी के साथ में लगा हुआ है, बैटरी के साथ में है वो ये लगा हुआ है भी इस प्रकार से, ठीक है। तो जो बैटरी है वो कितने, 6 वोल्टेज के ये है, ये 10 ओम का है और ये भी क्या है, 10 ओम का है। अब यहाँ पे पहले तो आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। ये दोनों प्रतिरोध है वो क्या, समांतर क्रम में है और ये आपका श्रेणी क्रम में है। तो पहले समांतर क्रम का निकाल लो। समांतर क्रम में आपको पता है भी 1/R1 प्लस में 1/R2 इस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ पे 1/10 प्लस में 1/10, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पे 1 प्लस में 1 यानी 2, ये आपके पास मान आया 1/R का, आपको मान चाहिए R का, तो ये हो जाएगा 10/2, तो यहाँ पे 5 ओम, यानी इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, दोनों का 5 ओम आ गया। लेकिन अब ये जो आपका श्रेणी क्रम में है, कौन सा, 10 ओम वाला, तीसरा जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में आपका मान कितना आता है, R1 प्लस में R2 इस प्रकार से तुल्य प्रतिरोध डायरेक्ट जोड़ते हैं। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है, 5 ओम आया। 5 और 10 कितने हो जाएंगे, तो टोटल 15 हो जाएंगे। तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध आपका कितना आ गया, इस पूरे एक प्रकार स्ट्रक्चर का, इस पूरे स्ट्रक्चर का है वो अपने पास में 15 ओम तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब यहाँ पे 6 वोल्टेज की बैटरी है, आपको पता है ज्ञात क्या करना है, शक्ति ज्ञात करनी है। पावर का फॉर्मूला लगा दो, P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है V² अपॉन में R, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो P बराबर क्या हो जाए, V² यानी 6 का स्क्वायर 36 और अपॉन में R यानी 15। तो यहां से भाग दे दोगे तो ये हो जाए 15 2 30, बच गया कितना, 6 60, 15 चौके 60, तो
2.4 एम्पियर 2.4 शक्ति ज्ञात करिए ना, तो शक्ति को वाट में मापा जाता है, तो 2.4 वाट आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी वायु में कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक √3 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाले पृष्ठ पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो किरण माध्यम में के कोण पर अपवर्तित होगी, ये आपको बताना है। तो यहां से देखो भी, ये आपका एक माध्यम है और ये हमने एक अभिलंब डाल दिया और यहां से एक किरण आ रही है इस प्रकार से, वो अभिलंब के साथ में क्या है 60 डिग्री के एंगल के ऊपर झुकी हुई है, ये वायु माध्यम है, ये आपका क्या है वायु माध्यम है। और यहां से अब वो क्या करती है, अब ये जो नीचे वाला जो माध्यम है ना, इसका जो अपवर्तनांक है वो कितना है √3 है। अपवर्तनांक कितना दे रखा है इसने, √3 दे रखा है। तो आपको बताना है भी √3 इसका अपवर्तनांक है, तो ये जो किरण जाएगी वो कितने एंगल के ऊपर जाएगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहां पे स्नेल के नियम से ज्ञात कर लेंगे। स्नेल का नियम क्या होता है, अपवर्तनांक यानी म्यू बराबर क्या होता है साइन आई, साइन आई अपॉन में क्या होता है साइन आर होता है। तो साइन ये आपका म्यू का तो अपवर्तनांक तो आपको दे रखा है कितना है √3 है, बराबर में साइन आई यानी साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री अपॉन में साइन आर आपको ज्ञात करना है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, √3/2 होता है भी। तो यहां पे आपके पास में इसको मैं दूसरी साइड में भेज दूं, यानी साइन आर को दूसरी साइड में भेजूंगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में साइन आर बराबर में क्या हो जाएगा, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है भी। और यहाँ पे ये √3 है, वो इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये √3 आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो मान क्या आ गया 1/2 आ गया। अब आपको पता है भी साइन आर बराबर क्या है 1/2 किसका मान होता है, तो साइन 30 का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है। साइन से साइन कैंसिल हो गया तो आर का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री के ऊपर है वो झुकेगी भी, ये 30 डिग्री के ऊपर झुकेगी। तो इस प्रकार से ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये क्या है एक संगन माध्यम है भी, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं, NCERT, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भी। एनसीईआरटी के अंदर है वो दे रखा है भी तरबूज और पपीता, तरबूज और पपीता है, ये क्या है एक लिंगी पुष्प है, एक लिंगी। एक लिंग का मतलब हो गया भी इसके ऊपर एक ही ऑर्गन है भी, इसके ऊपर है वो एक ही ऑर्गन पाया जाता है, या तो इसके ऊपर है वो स्त्रीकेशर पाया जाएगा और या फिर इसके ऊपर है वो पुंकेसर पाया जाएगा, ठीक है। यानी पुंकेसर होता है वो नर जनन अंग होता है, नर जनन अंग होता है, और यहां पे स्त्रीकेशर है वो आपका क्या है मादा जनन अंग होता है भी। यानी या तो आपका एक लिंगी पुष्प तरबूज और पपीता है जिसके ऊपर क्या है स्त्रीकेशर या फिर पुंकेसर, दोनों में से एक पाया जाएगा। लेकिन गुड़हल लेकिन सरसों और गुड़हल है, उसके अंदर क्या होता है भी, इसके अंदर क्या होता है, ये क्या है द्विलिंगी पुष्प है, या फिर इसे बोल सकते हैं उभयलिंगी। ये क्या है उभयलिंगी पुष्प है भी, उभयलिंगी पुष्प है, इसके अंदर है वो दोनों के अंदर है वो दोनों स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों लिंग पाए जाते हैं भी। उभयलिंगी पुष्प है जिसके अंदर दोनों पाए जाते हैं स्त्रीकेसर और पुंकेसर, वो उभयलिंगी होता है। तो सरसों और गुड़हल है ना, ये क्या है आपके उभयलिंगी है, और तरबूज और पपीता है ये क्या है एक लिंगी है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का आपको चूज करना है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है जिसे विरंजक चूर्ण बोलते हैं, और ये कपड़े का रंग उड़ाने का कार्य करता है भी, बिल्कुल सही बात है। आगे देखो भी, इसका उपयोग पेयजल को कीटाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी एक धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप से रखा जाता है, जिसका एक धारावाही तार है उसको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है क्षैतिज रूप से, और जिसका उत्तरी ध्रुव ऊपर की ओर होता है, ये उत्तरी ध्रुव है आपका, और ये ऊपर की ओर है, और ये जो दक्षिणी ध्रुव होता है वो क्या है नीचे की ओर होता है भी। और इसने क्या बोला है, तो तार क्या है, तार है वो दक्षिण दिशा की ओर विक्षेपित होता है, तार दक्षिण दिशा की ओर से विक्षेपित होता है, तो इसका मतलब बल है वो दक्षिणी दिशा में लग रहा है, बल है वो दक्षिणी दिशा में लग रहा है।
तो तार में इलेक्ट्रॉन की दिशा आपको बतानी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, भी बल की दिशा दे रखी है तो यहां से आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का यूज करना पड़ेगा। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का यूज करोगे तो इसके अंदर क्या करोगे, जो आपकी तर्जनी है वो जमीन की ओर होनी चाहिए, तर्जनी आपकी जमीन की ओर होनी चाहिए। आपका जो अंगूठा है वो दक्षिणी दिशा की ओर होना चाहिए, अंगूठा है वो दक्षिणी दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि तार है वो दक्षिण में विक्षेपित हो रहा है, तो इसका मतलब बल दक्षिण की ओर लग रहा है। तो यहां पे आपकी जो मध्यमा है वो किस साइड में हो जाएगी, तो आपकी मध्यमा है वो पश्चिम दिशा को दर्शाएगी भी, देख लेना आप। यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी जमीन की ओर होनी चाहिए, आपका अंगूठा है वो दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए, और आपकी जो मध्यमा है वो पश्चिम दिशा की ओर होनी चाहिए। तो मध्यमा क्या बता रही है यहाँ पे, धारा की दिशा, मध्यमा है वो धारा की दिशा बताएगी, अंगूठा है वो बल की दिशा को बताएगा, और तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। तो इसके अंदर क्या हो गया भी, इसने बोला भी तार में इलेक्ट्रॉन की दिशा बतानी है, तो इलेक्ट्रॉन है वो धारा के विपरीत जाते हैं, धारा के विपरीत जाते हैं, तो पश्चिम की ओर धारा जा रही है भी, आपकी मध्यमा पश्चिम की ओर है, तो मध्यमा तो पश्चिम की ओर है, तो इसका मतलब धारा की दिशा पश्चिम की ओर है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन है वो धारा के विरुद्ध जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन है वो पूर्व की ओर जाएंगे भी, इलेक्ट्रॉन है वो पूर्व की ओर जाएंगे। तो यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या हो जाएगी, पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाएगी, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। अब इस क्वेश्चन में देखो भी, निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है। तो यहाँ पे सरीसृप होता है ना, सरीसृप के अंतर्गत है वो उनके जो अंडे हैं उनके जो लिंग का जो निर्धारण होता है उसमें तापमान है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भी, ठीक है। तो सरीसृप वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में, सभी प्रजातियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ प्रजातियों में क्या है लिंग का निर्धारण करते हैं भी, लिंग का निर्धारण है वो तापमान के द्वारा होता है भी। सरीसृप के अंदर भी क्या है, कुछ एक प्रजाति होती है, जैसे सांप है ना, सांप ये सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताने भी, हम अजैव निम्नलिखित उत्पादों के उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं। अजैव का मतलब होता है प्लास्टिक को, रबर को, कैसे कम करोगे, प्लास्टिक है, रबर है, इनको तो पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके, पर्यावरण के अनुकूल अपन पैकेजिंग का उपयोग करके है वो इन प्लास्टिक है, रबर है, इनको क्या है कम कर सकते हैं। दूध और पानी को पॉलीथीन की बैग में रख करके नहीं, पॉलीथीन की बैग में रखोगे, पॉली बैग के रूप में लाओगे, पॉलीथीन लाओगे, तो यहाँ पे तो ये तो पर्यावरण अजैव निम्नलिखित उत्पादों को कम नहीं, ये तो बढ़ोतरी दे रहे हैं भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना भी, पृथ्वी का वह क्षेत्र कौन सा है जहां सजीव प्राणी पाए जाते हैं या जहां उनका जीवन यापन होता है, तो उसे जैवमंडल बोलते भी, जैवमंडल के अंदर होता है, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए सोलेनॉइड इंक्रीजिंग बाय, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, अब इसके अंदर बोला गया है भी एक कोई प्रणालिका है, उस प्रणालिका के अंदर है वो अपन चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि कैसे कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है वो वृद्धि अपन कैसे कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सोलेनॉइड यानी जो आपकी एक प्रकार से परिनालिका है, सोलेनॉइड यानी परिनालिका यानी परिनालिका के अंदर है वो अपने को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करना है, बढ़ोतरी करनी है, इंक्रीज करना है, आपको बढ़ाना है, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाना है। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो पहला है चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ सोलेनॉइड, यानी परिनालिका की दिशा को चेंज कर दें। परिनालिका है वो नॉर्थ से साउथ की ओर रखी गई है, तो इसको अपन कर दें भी ईस्ट से वेस्ट कर दे, तो क्या यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की वृद्धि हो जाएगी, नहीं होगी। आगे देखो भी, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, यानी जो उसके बाहर और जो इस प्रकार से घुमाव है, जो घेरे हैं, उनकी संख्या को कम कर दें,
उनकी संख्या को कम करने पर चुंबकीय क्षेत्र की संख्या बढ़ेगी क्या? चुंबकीय क्षेत्र की संख्या नहीं बढ़ेगी भी। यानी अगर आप उसके अंदर है वो प्रणालिका के अंदर घेरों की संख्या को बढ़ाओगे तब जाकर के क्या है यहाँ पे इंक्रीज होगा, नहीं तो डिक्रीज ही होगा भाई। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, नहीं तो डिक्रीज होगा। तो ये बोल रहा है भी उसको कम कर दे, कम करने से है वो चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा भी, ज्यादा नहीं होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके पास में है, इसने बोला है भी प्लेसिंग सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड इट, यानी मृदु लोहा। मृदु सॉफ्ट आयरन का मतलब होता है मृदु लोहा, या फिर अपन बोल सकते हैं मुलायम लोहे को। यानी इसके अंदर ये जो आपकी प्रणालिका है इसके अंदर है वो मुलायम लोहे को छोड़ दे, मुलायम लोहे को छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, ये जो लोहा है वो चुंबकीय क्षेत्र की तरह व्यवहार करेगा भाई। ये भी क्या हो जाएगा, चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की संख्या फिर बढ़ जाएगी भी। कहने का मतलब या तो इसके चारों ओर क्या कर दो, घेरा बना दो, या फिर इसके प्रणालिका के अंदर है वो घेरों की संख्या ज्यादा कर दो, या फिर इस प्रणालिका के अंदर है वो कोई मुलायम लोहा छोड़ दो, जिसके कारण ये क्या है, जो मुलायम लोहा होता है ना वो अपन इसको चुंबकीय करेंगे तो ये चुंबकित हो जाएगा, और इसको विचुंबकित करेंगे तो ये क्या होगा, विचुंबकित हो जाएगा। जैसे ही अपन ने इसमें धारा प्रवाहित की तो ये चुंबकीय हो गया, और जैसे ही हमने धारा को कट कर दिया तो ये क्या होगा, विचुंबकित हो जाएगा। तो वो होता है आपका मृदु लोहा कोर यानी मुलायम लोहा। तो मुलायम लोहे को जब इस प्रणालिका के अंदर छोड़ा जाता है ना तो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तरह व्यवहार करेगा, चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, और चुंबकीय क्षेत्र है वो आपका बढ़ जाएगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। या फिर इसने बोला भी चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, या फिर इसने अगला क्वेश्चन दिया है भी आप जो करंट की दिशा है वो चेंज कर दो। करंट की दिशा चेंज करोगे तो भी क्या है, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की वृद्धि नहीं होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की वृद्धि एक ही कारण से हो सकती है भी, प्रणालिका के अंदर है वो नरम लोहे की छड़ छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो अभी निम्नलिखित में से कौन से पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद है। तो पौधों के अंदर है वो श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या बनता है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और H2O यानी जल हो गया, और उसके बाद में ऊर्जा मिलेगी। तो ये आपके पास में क्या है, 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अभी। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, पौधों के अंदर श्वसन का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊर्जा। तो राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। श्वसन के अंतिम उत्पाद है, श्वसन के अंतिम उत्पाद, श्वसन करेगा तो यहाँ पे अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा भी। श्वसन करेगा तो उस समय तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा और H2O हो जाएगा और उसको ऊर्जा मिलेगी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 2 ओम के एक प्रतिरोध में 0.4 एम्पियर की धारा अनुरक्षित है, तो 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पे प्रतिरोध दे रखा आपको और यहाँ पे आपको धारा दे रखी है। तो हीट का फॉर्मूला लगाना है, ऊष्मा बतानी है। H बराबर क्या हो जाएगा, तो H बराबर हो जाएगा I²RT, I²RT ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से I कितना आपके पास में 0.4 है, तो 0.4 का स्क्वायर कर दो भी, और इनटू प्रतिरोध कितना है 2 है, और यहां पे टाइम कितना है, तो टाइम आपके पास में 1 है। तो 4 चौके 16, तो ये आपके पास में 0.16 इंटू 2 और उसके बाद में इंटू 1, तो इसको मल्टीप्लाई करवाओगे 16 2 32, 2 के बाद में दशमलव, तो आ जाएगा आपके पास में 0.32 जूल आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी एथेनॉल को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। एथेनॉल होता है आपका C2H5OH, ये एथेनॉल है, और इसको क्या करते हैं उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पे H2SO4 काम में लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसको 343 केल्विन के साथ में गर्म करते हुए 343 केल्विन के साथ में गर्म किया जाता है। C2H5OH यानी एथेनॉल जो कि शराब है, इसको गर्म किया जाता है तो क्या बनता है आपके पास में, एथीन बनता है भी। क्या बनता है, एथीन बनता है, एथीन C2H4 और प्लस में H2O जल बन जाता है। तो यहाँ पे ये आपका C2H4 क्या है, ये एथीन है भी। ये क्या है, इथीन है, इथीन है, जो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या है CH2
डबल बॉन्ड CH2, तो ये इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं C2H4, जिसे इथीन बोलते हैं, इथीन बनेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी whenever moving from left to right in a periodic metallic character क्या होगा, यानी जब आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी के अंदर बाएं से दाईं ओर जाते हैं, आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाते हैं, तो उसके अंदर जो धात्विक गुण है उनके अंदर क्या होगा, धात्विक गुण है तो वो क्या होंगे भी, बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो धात्विक गुण घटता है, धात्विक गुण है वो घटता है। और आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक गुण है वो क्या होगा, बढ़ेगा भी। ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है, लेकिन जब बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो धात्विक गुण है वो क्या है, घटता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज या फिर डिक्रीज, तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा यानी घटेगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं भी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगा। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी के लिए 2 तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी भी हमने। एक तो स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। और एक हमने ग्रुप डी की कंप्लीट टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी, जिसके अंदर है वो आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और प्रत्येक टेस्ट में 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रत्येक टेस्ट प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।